हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने स्क्रीन को भी इधर लगाया है ताकि मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी रहे, है ना, बच्चों से बातें करें। और बेटा हम लोग क्या टॉपिक चल रहा था, तो हमारा काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना 2D। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों वो है 2D एंड 2D में भी कौन सा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये दो चीज को कोशिश है कि ऐसा कवर किया जाए कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व हो जाए, है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे सुनेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो गुरु, बात ऐसी है कि जब भी हमारे सामने कोई वर्ड आता है 2D, तो 2D का मतलब क्या होता है कि यार कोई भी ऐसा मोशन है ना जिसमें कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो चलने से उसका दो डायमेंशन चेंज होगा। दो डायमेंशन समझ रहे हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। दो डायमेंशन मतलब जैसे या तो उसका एक्स और वाई चेंज होगा, या तो उसका y और z चेंज होगा, या फिर उसका x और z, मतलब कोई भी दो डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हम अपने सिलेबस का एग्जांपल ले लें, तो अपने सिलेबस में एक बहुत ही प्यारी चीज पढ़नी है अपने को, प्रोजेक्टाइल। सबको पता होगा यार इस चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को हम 2D क्यों बोलते हैं? तो प्रोजेक्टाइल को बच्चा हम 2D इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जैसे ही कोई बॉडी फेंकी जाती है तो आप ध्यान से देखो कि कुछ देर पहले ये बॉडी अगर A पर थी तो कुछ देर के बाद ये बॉडी B पर है, कुछ देर के बाद ये बॉडी C पर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि भैया जैसे जैसे ये बॉडी मूव कर रही है इसका x पोजीशन भी चेंज हो रहा है। देखो x पोजीशन भी चेंज हो रहा है और आपको दिखेगा कि इसका y पोजीशन भी चेंज हो रहा है। सो इट इज कैटेगराइज्ड एज कौन सा मोशन, 2D मोशन। 2D मोशन का एक और एग्जांपल होता है, अगर बातें वैसे तो एग्जांपल बहुत हैं, एक और एग्जांपल ले लो जो अपने सिलेबस में, वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो भैया एक कॉन्सेप्ट क्या बताना है आपको कि जब भी कोई 2D का क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, तो जब भी कोई 2D का क्वेश्चन दिखे बच्चे, तो हमेशा मेरा जो मैं कैसे करता हूं सॉल्व कि 2D का कोई भी सवाल दिखे तो उसमें एक बार x में एनालिसिस कर लो, ठीक है, और एक बार y में एनालिसिस कर लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं x और y मान के चल रहा हूं। जैसे सपोज करो ये मोशन है, तो ये मोशन आपका 2D है और ये मोशन x और y में हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो ये XY मोशन है, तो XY मोशन मैंने क्या कहा कि एक बार सारा x में कैलकुलेट कर लो, एक बार y में कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करने के बाद आप पब्लिक को जो लौटाते हो वो उसका रिजल्टेंट लौटा दो। जैसे मैं समझाता हूं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, मैं क्लियर करता हूं। जैसे मान लो बच्चा कि आपके सामने किसी ने बोला फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अब यहां पर वेलोसिटी कैसी कैसी है बताइए, तो आप बोलेंगे सर यहां पर वेलोसिटी तो दो तरह की है, क्योंकि x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि एक बार आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो हर बच्चा यहां जानता ही है भाई, तो मेरा यह कहना है कि अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो बेटा, तो एक बार आप x वाली स्पीड निकाल लो, फिर एक बार आप y वाली स्पीड निकाल लो, और उसके बाद पब्लिक को x y नहीं, चूंकि 2D मोशन है तो जो आप नेट स्पीड रिटर्न करोगे दैट विल बी योर रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? दैट विल बी योर रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा अप्रोच होता है 2D का। अब भैया हम पहले अभी टॉपिक जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है अपना प्रोजेक्टाइल। तो यार प्रोजेक्टाइल सिंपल सा मोशन है कि एक प्लेन समझ लो, ये एक प्लेन है बेटा, ये x है और ये y है, और यहां से हमने एक पार्टिकल को ऐसे करके फेंका। तो जब आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे फेंकते हो तो दिस इज कॉल्ड ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि हमारा जो भी फॉर्मूले या जो भी रिजल्ट हम याद करते हैं वो सारे रिजल्ट हम तब याद करते हैं जब हम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। जो फॉर्मूला था कि यह पता होना चाहिए। कई बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है? 2u sin थीटा बाई जी। थीटा क्या है? एंगल। एंगल नहीं, आपको बोलना है थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो जाकर के मजा आएगा। ठीक है, तो यार ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस पर देखो भाई, बात यह है कि इस पर पेपर में क्या क्या, इस छोटी सी चीज पे क्या क्या बन सकता है। देखो भैया सबसे पहली चीज बताऊंगा, अपने u से फेंका, तो चूंकि ये 2D मोशन है तो मैं एक बार x में एनालिसिस करना पसंद करूंगा और एक बार
वाई में। मैं तो भाई साहब यही पसंद करूंगा, एक बार एक्स की एनालिसिस और एक बार वाई की एनालिसिस। भाई साहब अगर आपने इसको यू से फेंका तो एक्स दिशा में इसकी स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है कि थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है वो यू कॉस होता है, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट बचता है बेटा वो यू साइन होता है। वेरी गुड। तब तुरंत क्या बोलोगे सर एक्स में, इसका मतलब ये एक्स दिशा में यू कॉस थीटा की गति से जा रहा है और वाई दिशा में जो है ये यू साइन थीटा की गति से जा रहा है। बताइए पहले आपको ये चीज क्लियर होगी सर? मेरे ख्याल से बच्चों की चीज बिल्कुल ही डैम क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने इसका क्या किया सर, हमने मोशन को 2D सोचा ही नहीं, हमने मोशन को जस्ट ब्रेक कर लिया। तो हमने क्या बोला यार ठीक है एक्स में इसकी स्पीड यू कॉस है और वाई में इसकी स्पीड यू साइन है। बच्चों याद रखना कि एक्स दिशा में इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्स दिशा में कोई फोर्स नहीं है। एक बार आपने उसको फोर्स लगा के फेंक दिया और जब आपने उसको फेंकने के बाद छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद उस पर अब कोई भी फोर्स नहीं है। तो कोई भी फोर्स नहीं है तो हम क्या बोलेंगे सर एक्स में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वाई डायरेक्शन में सबको पता है ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है और माइनस जी क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, बड़ा ऑब्वियस है कि बेटा अगर हमें पता है कि यू, अगर हमें पता है कि एक्स दिशा में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये वाली स्पीड भाई साहब कांस्टेंट रहेगी। ये लाइन बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मतलब क्या पता है, अगर यहां पे स्पीड बेटा यू कॉस है तो यहां पर भी अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स दिशा में बॉल की स्पीड क्या है तो आपको यू कॉस बोलना है। कोई इस पॉइंट पे पूछे कि एक्स दिशा की स्पीड क्या है, आपको यू कॉस बोलना है। कोई आपसे इस पॉइंट पे पूछे एक्स दिशा की स्पीड क्या है, आपको यू कॉस बोलना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक्स दिशा की स्पीड जो है वो कभी चेंज ही नहीं होती ना। और क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि सर एक्स दिशा में एक्सेलरेशन 0 होता है। हाँ, लेकिन वाई डायरेक्शन की ये स्पीड क्या होती है बच्चों? हाँ, ये चेंज होती रहती है। चेंज का मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, तो बताओ बेटा जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है। पता होगा आपको, ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाती है और वहां से फिर नीचे आता है। तो अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों की यहां पर u साइन थीटा जो है, मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 हो जाएगा। तो एक वर्ड ऑफ मार्किंग क्या है बेटा बताओ? वर्ड ऑफ मार्किंग ये भी बन गया कि भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पर y दिशा वाली स्पीड 0 हो जाती है। क्लियर है? और केवल कौन सी स्पीड बचती है भाई? x वाली स्पीड बचती है। तो देख सकते हो आप पिक्चर में बड़ा क्लियर है कि x वाली स्पीड तो हर जगह u cos थीटा, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि x की स्पीड, x वाली स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहां भी बॉल x में 20 से जा रहा है, यहां भी 20 से जा रहा है, यहां भी आएगा तो x की तरफ कॉन्स्टेंटली 20 से चल रहा है। हाँ, y में अगर इसकी स्पीड 20 होती तो पहले 20 से चलता ऊपर, ऊपर जाते स्पीड कम होती, यहां 0 होती और फिर नीचे आता तो स्पीड बढ़ती। समझ गए? और एक बात आपको और बताना चाहूंगा प्रोजेक्टाइल में कि यार पता है तुमको, यहां वाली चीज बच्चों, यहां वाली जो चीज होती है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल कॉपी पेस्ट होती है। मतलब जानते हो, अगर मान लो यहां आपने फेंका यू से ना, तो जब ये यहां लैंड भी करेगा ना बेटा तो ये यू से ही करेगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट चलता है। यहां अगर x की स्पीड u cos है तो यहां x की स्पीड यहां भी आपकी u cos, खैर x तो खैर हमेशा u cos रहता है। और यहां अगर y की स्पीड ऊपर u sin है तो नीचे की तरफ हो जाएगा, मानता हूं, लेकिन ये भी u sin ही रहेगा बच्चों। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो यहां हॉरिजॉन्टल के साथ ही, लेकिन नीचे की तरफ ये एंगल थीटा ही बनेगा। मींस ये भी एक बड़ा कमाल का पॉइंट टू नोटिस है कि यार बिल्कुल मोशन खुद को क्या करता है, कॉपी करता है ना। जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड। और इस पे नीट में क्वेश्चन आ रखा है, इस पर नीट में क्वेश्चन आ रखा है। तो यही तो ध्यान रखने वाली बात है ना कि भैया कहां से क्वेश्चन बनता है, ऐसे बन जाता है। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला, मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं आप ही अभी बता ही देता हूं। मान लो आपको नीट में क्वेश्चन आया था u इज 2i प्लस 3j, तो पूछा था बताइए कि सर जब वो लैंड कर जाएगा वहां पे v क्या होगा। तो इट्स वेरी ऑब्वियस ना, जहां लैंड करेगा, मैंने बताया था कि x वाला कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, लेकिन y वाला कंपोनेंट अगर ऊपर था तो लैंड करेगा तो नीचे होगा, मींस -3j। ये आप जाके नीट के प्रीवियस ईयर में देखना, एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस में हमेशा ही कहता हूं क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम थ्योरी, तो थ्योरी को कमांड कर लेंगे तो फिर जय जय हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये बात ठीक है सर, बच्चों ध्यान रहेगा। अब देखो यार कुछ कुछ, और मैंने एक बात आपको बोला कि 2D में कभी भी आपसे कोई चीज पूछे, 2D में आपसे कभी भी, मैंने कुछ क्वेश्चंस की स्लाइड भी यहां ले रखी है, 2D में आपसे कभी भी कोई चीज पूछे तो आपको क्या करना है बोलिए? एक बार x में सॉल्व करना है, एक बार y में सॉल्व करना है, और उसके बाद पब्लिक को हमेशा उसका आपको रिजल्टेंट देना। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ दूं डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, सपोज करो मान लो आप गए और एक क्वेश्चन आया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। मान लीजिए पेपर में आपसे यही प्रश्न आ गया, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, तो क्या करना है बताइए? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द x डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, x डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों? वेरी सिंपल, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फॉर्मूला वही है, बस दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर x एक्सिस। मतलब इसमें सारा डेटा आप x का प्लग इन करोगे, मतलब u भी कौन सा लोगे? x वाला,
टाइम भी, तो टाइम तो खैर फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम ही है। एक्सेलरेशन भी कौन सा लोगे, एक्स वाला, और आपको याद होना चाहिए कि अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, अभी बताया था मैंने। फिर उसके बाद आप वाई डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। बेटा वाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर, सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस आपको यह ध्यान रखना है कि सर ये सारी वैल्यूज किसकी प्लग इन करेंगे, वाई वाली प्लग इन कर देंगे। अब वाई का डेटा लेंगे ना, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये वाई डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमसे कोई पूछेगा भैया बताओ ना नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमारा जवाब होगा भैया जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना वो रिजल्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, अप्रोच पकड़ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप कुछ ना बातें लिख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब प्रोजेक्टाइल के कुछ जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स में क्या है देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो भाई साहब आपने एक ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल रहा, इसको ऐसे फेंका, ये ऐसे आके लैंड कर गया, ये कहानी है, यू है, ये सबको पता है, थीटा एंगल है, और यहां पे इसको एक्स, सबको पता है इतनी चीजें। बताइए बेटा पहला चीज, इस प्रोजेक्टाइल को फेंका तो जहां से फेंका उसी लेवल पे लैंड कराना है, ये ध्यान रखना सर बच्चों को, जहां से फेंका उसी लेवल पे लैंड कराना है। हमारा सिलेबस यही है नीट की अगर बात करें तो, क्योंकि लास्ट टाइम में ज्यादा ज्ञानी बनने से काम गड़बड़ होगा। जहां फेंका उस लेवल पे लैंडिंग हो रही है, तो यहां से यहां तक आने का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। वेरी सिंपल, 2u मींस फेंकने की स्पीड, साइन थीटा में बस यही ध्यान रखना कि थीटा कौन सा है, तो दिस थीटा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये प्लीज ध्यान रखना यार, कभी कभी पेपर में क्या होगा कि बोल देगा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल की बजाय एंगल फ्रॉम वर्टिकल बोल देगा 60 डिग्री, बच्चा वैल्यू प्लग करके आ जाता है। बच्चे ये गलती नहीं करनी, अगर आपको कोई बोलता है एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज 60 डिग्री तो वो नहीं लेना, अगर ये 60 है तो आपको यहां से 30 वहां प्लग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चीज को बताओ बच्चों, क्या इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एंड दिस इज द एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, तो इस पर भी सवाल आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है कि सर सेम रेंज की बात करो तो जहां से फेंका और जहां जाके गिरा दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज। तो बच्चों रेंज की अगर बात करें तो सिंपल फॉर्मूला होता है रेंज का 2, मैं ऐसे बोलता हूं याद करना, u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये पहले आप इसको ऐसे याद कर लो, क्या होता है बच्चों 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा इंटू जी। और आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा कि 2 ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। और थोड़ी अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो सबको पता है बेटा u इंटू यू इज यू स्क्वायर एंड 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी। जी का मींस होता है एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों पक्ष आपको याद रखने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द रेंज। हाँ रेंज के बारे में अगर मैं अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज रेंज, तो आप क्या बोलोगे ये बताओ। तो यार अगर रेंज पूछूंगा व्हाट इज रेंज, तो आप बताओ क्या बोलोगे। बच्चे मोस्टली ये बोलते हैं कि रेंज इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, रेंज इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, बट कब? रेंज इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। भाई टोटल टाइम, जर्नी शुरू हुई थी, जर्नी खत्म हो गई, तो जो टोटल एक्स में चला दैट इज योर रेंज। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेंज इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन वाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये बात भी सही है मतलब हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट तब लेंगे जब उसका वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, मतलब जितना वाई में ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया, खत्म हो गया, तो वी विल कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज रेंज। तो ये दो बातें हो गई। अच्छा एक बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, क्या होता है बच्चों, एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा बताओ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी एक वर्जन होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें बच्चों को याद होनी चाहिए। अच्छा भाई पता कैसे चलेगा कि पेपर में कौन सा लगाना है, तो मैं बड़ा सिंपल कर देता हूं कि जब भी आप ऐसा कभी कोई सिचुएशन आपको दिखे जहां आप इसके पाथ पर कोई एक पॉइंट आपको दिख गया, मान लो सपोज करो दिस पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स इज 2,3, तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जो उस प्रोजेक्टाइल के पाथ पर लाई कर रहा है, तो फिर आप समझ जाओ कि यही आपका x है, यही आपका y है, और आप बहुत खुशी खुशी कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, या तो ये वाला या तो ये वाला। वेरी सिंपल है। और आप यहां ध्यान से देखो बेटा, तो ये इक्वेशन खुद चीख चीख के कहता है, देखो यहां y है, y का स्क्वायर कहीं नहीं है लेकिन x का स्क्वायर है। मैंने एक बार पढ़ाया था बेसिक्स की वीडियो में, अगर y हो मतलब y का स्क्वायर नहीं है लेकिन x का स्क्वायर है, मतलब किसी एक टर्म का स्क्वायर है, जैसे x का स्क्वायर है y का नहीं है, या y का स्क्वायर है x का नहीं है, तो दैट पाथ इज पैराबोलिक। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोजेक्टाइल का जो ये पाथ होता है ना, दिस इज कॉल्ड
पैराबोलिक पाथ। ये सेमी सर्कल नहीं है, ये पैराबोलिक है। सेमी सर्कल कब होता बेटा? जब x में भी स्क्वायर का टर्म होता और y में भी स्क्वायर का टर्म होता, तब उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सेमी सर्कल तब बोलते हैं जब x का भी स्क्वायर हो और y का भी स्क्वायर हो, देन इट इज सेमी सर्कल। लेकिन अगर x का स्क्वायर है, y का नहीं है, y का स्क्वायर है, x का नहीं है, तो दैट इज नॉट योर सेमी सर्कल, दैट इज योर पैराबोला। ठीक है सर, ये छोटी मोटी बातें हैं। और आपको पता ही है, मैंने अभी चर्चा करी थी बेटा, दिस इज कॉल्ड एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब क्या है आपको याद है? तो एच मैक्स मतलब वो जगह जहां पर बॉल अब इससे ऊपर नहीं जाती। मतलब एच मैक्स का मतलब होता है वो जगह जहां पर यू साइन थीटा 0 होता है। और एच मैक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहीं लिख देता हूं, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा बताओ, इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो यू वाई का स्क्वायर बाई 2ay, ऐसे भी लिख सकते हो आप, यू वाई का स्क्वायर बाई 2ay। दैट्स ऑल्सो सिंपल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको अभी यूज करेंगे, देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन भी मैंने लिया है आपके लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक ठीक है सर, बातें सारी। अच्छा भाई साहब, कुछ कुछ बातें छोटी छोटी नोट करा दूं आपको। पहली बात कि भैया अगर एक बंदे ने बॉल को यू स्पीड से फेंका लेकिन एंगल था उसका थीटा, और एक बंदे ने बॉल को यू से ही फेंका लेकिन उसका एंगल था 90 माइनस थीटा, तो बच्चों इन दोनों बंदों का क्या सेम होगा? इन दोनों बंदों का रेंज सेम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बेटा, क्या वाला? कि सर यू सेम होना चाहिए। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी शुड बी सेम। इनिशियल वेलोसिटी आपकी सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि सोचो ना, एक बंदा कम स्पीड से फेंक रहा है, एक बंदा ज्यादा स्पीड से फेंक रहा है, फिर क्या बात हुई यार? हाँ, अगर इनिशियल स्पीड सेम है आपका तो फिर बल्ले बल्ले, फिर वेरी गुड है। तो अगर आपका इनिशियल स्पीड सेम है तो फिर ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है बॉस। ठीक है, तो रेंज इज सेम, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, रेंज इज सेम। और इन एंगल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो चीजों को जोड़ने पे 90 है। पता है इस पे नीट में क्वेश्चन आ रखा है, देखो उन्होंने बोला एक बंदे ने बॉल को 45 माइनस अल्फा पे फेंका और एक बंदे ने बॉल को 45 प्लस अल्फा पे फेंका, बताइए क्या दोनों का रेंज सेम होगा? बिल्कुल जवाब होगा सर यस, दोनों का रेंज सेम होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सर 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा को अगर आप जोड़ के देखते हो तो ये 90 बन जाता है, और अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज विल बी सेम। ध्यान रखिएगा। एक बात और बोलना चाहूंगा बच्चों, ध्यान देना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कितने टर्म्स हमने पढ़ा बताइए? एक टाइम ऑफ फ्लाइट, एक रेंज, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और मैक्सिमम हाइट। एक बात बताना बच्चों, रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में एक रिलेशन है, इसको आप लोग पहले एक बार ध्यान से देख लो। क्या रिलेशन है बेटा? r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। रतन चोर है, इसको ऐसे मैं बताता हूं, रतन चोर है, r tan थीटा, और फिर वही बोलूंगा ये थीटा क्या है बच्चों? तो दिस थीटा इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि यार एक बात बताओ, एक बंदा बॉल को कितने एंगल पर फेंके, थीटा बताना है, सो दैट, कंडीशन में ये लोग लिख देते हैं सो दैट रेंज इज इक्वल टू h। इसका मतलब कि जो रेंज है वही उसकी मैक्सिमम हाइट है। मतलब अगर वो जा रहा है यहां से 20 मीटर दूर तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी 20 थी, नहीं समझे? जैसे मान लो यहां से फेंके और यहां जाके गिर गया, दिस इज 20, तो मैक्सिमम हाइट इज ऑल्सो 20। तो रेंज और हाइट बराबर कब होते हैं? तो सिंपल, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसान से r tan थीटा बराबर 4r लिख दोगे, और बेटा r से r कैंसिल कर लोगे, और tan थीटा बराबर 4 की वैल्यू अप्रॉक्स में 76 डिग्री होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि अगर हम किसी बॉल को 76 डिग्री पे फेंकते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर उसका रेंज और हाइट क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ये छोटी छोटी चीजें इसको याद रखना है तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अच्छा भाई साहब, एक प्रश्न है, एक सवाल मैंने लिया था, मैं आपके सामने रखता हूं एक पहले, और मैंने 2D का भी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया याद रहेगा? 2D के बारे में मैंने बताया। मैं भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 1 मिनट, क्वेश्चन आ जाओ, 1 मिनट। एक मैंने एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, अब ढूंढो तो मिलता, हाँ ये है। एक क्वेश्चन सुनिएगा सर, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, एक पार्टिकल कहां से चला सर? रेस्ट से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5i कैप मीटर पर सेकंड। हम लोग मेन इसमें देखेंगे अप्रोच क्या है, मतलब वो इनिशियली 5i कैप। अच्छा, यहां 5i कैप क्या इशारा करता है बच्चों? कि वो x डायरेक्शन में चल रहा है, एंड इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 3i प्लस 2j। वेरी गुड। तो कहता है इफ x डिस्प्लेसमेंट इज 84, मतलब अगर वो x में 84 मीटर पे पहुंच चुका है तो बताओ उस वक्त उसका y डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझाने की क्या कोशिश, इसको समझना बेटा।
पहला ये एक्सेलरेशन को देख करके जो चीज दिमाग में तुरंत आता है वो आता है कि सर ये तो 2D का ही प्रश्न है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन x में भी और y में भी है। तो जब भी कोई चीज x और y दोनों में हो तो मैं चीख चीख के कह रहा हूं तब से कि आपको एक बार x में भी सोचना है और एक बार y में भी सोचना है। यही एक तरीका है जो हमेशा काम करता है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे x के बारे में बात करूं तो x की इनिशियल स्पीड 5 है, x दिशा का एक्सेलरेशन 3 है और x दिशा का डिस्प्लेसमेंट 84 है। यार एक बात बताओ, अगर आपको तीन डेटा पता है तो क्या आप x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं लगा सकते? अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। अरे भैया वो प्रोजेक्टाइल का होता है, या प्रोजेक्टाइल नहीं, या तो जनरल 2D मोशन है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो अगर बच्चों इसको हम ढंग से सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा बताइए, 5t प्लस हाफ at स्क्वायर। a की वैल्यू, चूंकि हम x की बात कर रहे हैं तो सारा डेटा जो हम प्लग इन करेंगे वो x का करेंगे। सिंपल सा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 168 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। और मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करके, मैं यहां पे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप t निकाल लोगे। अप्रोच को समझते हैं, टाइम निकाल लिया आपने, और आपको पता है कि टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं होता बॉस, तो टाइम आपका निकल गया। वेरी गुड। अब एक बात बताना बच्चों, अगर आपका टाइम निकल गया तो फिर हम एक बार y दिशा में सोचते हैं। बताइए y दिशा में स्पीड कितनी थी? 0, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड तो x में है, तो y का स्पीड है। y दिशा का एक्सेलरेशन कितना है? अरे वाह, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें y दिशा का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो y के लिए अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला तो यही होगा, सेम फॉर्मूला, बस चूंकि y की बात कर रहे हैं तो जो सारा डेटा प्लग इन होगा वो सब y एक्सेस वाला होगा। तो चलो बेटा हेल्प करो, y तो मुझे निकालना है, y में स्पीड 0, y दिशा का एक्सेलरेशन 2 और टाइम, सर टाइम तो फ्रेम नहीं, यहां जो टाइम निकला था वही आप प्लग इन कर देंगे, क्या आपका y नहीं आ जाएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल देता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे यह पूछ देता कि फाइंड द स्पीड एट दैट टाइम, तो मैं यही कहूंगा कि यार एक बात ध्यान से होश में रहना है बेटा कि आपसे पूछा है स्पीड एट दैट टाइम, और ये चूंकि 2D का प्रश्न है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, ये आपसे स्पीड पूछा है और ये सवाल आपका 2D का है। तो अगर ये 2D का प्रश्न है तो आप क्या बोलोगे? ध्यान सुनो, आप बोलोगे सर ये 2D का सवाल है, तो आपका जवाब होगा कि सर एक बार हम निकालेंगे Vx इज इक्वल टू u प्लस at, बस आप फॉर्मूला वही लगाओगे लेकिन सारा डेटा x का प्लग इन कर देना। x की वेलोसिटी कितनी थी? u 5, x का एक्सेलरेशन 3, टाइम आपने निकाल रखा है। फिर आप y की वेलोसिटी निकाल लो। y कैसे निकालोगे? फॉर्मूला यही होगा, बस आप सारा डेटा बेटा y वाला प्लग कर दो। y वाला प्लग करने का मतलब क्या है बच्चों? y वाला प्लग करने का मतलब है कि आप वेलोसिटी y की 0, y का एक्सेलरेशन 2 और प्लग कर दो। जब ये दोनों चीजें आपकी निकल गई तो आप बहुत खूबसूरती से बोल सकते हो कि जो नेट स्पीड होगा भैया वो कितना होगा, √Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो ये अप्रोच कहते हैं, इसको बोलते हैं अप्रोच कि हाँ यार 2D का जब भी कोई सवाल आएगा वी विल फॉलो दिस अप्रोच। यही तो मेन चीज है ना, यही तो, बस समझ गए तो समझ गए सर, ठीक है। चलिए अब भाई साहब मैंने एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं। देखो एक बहुत ही शानदार सवाल है, y इज इक्वल्स टू √3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2, और ये क्वेश्चन देकर के पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यार जैसे ही इस इक्वेशन को देखते हैं ना, तुरंत अगर बच्चे ने प्रोजेक्टाइल को अच्छे से पढ़ा है तो उसको याद आता है कि यार एक फॉर्मूला था x tan थीटा माइनस g बाई 2 x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको बिल्कुल याद आया कि हाँ यार ये तो फॉर्मूला था। और जैसे ही आपने देखा कि यार ये फॉर्मूला इससे मैचिंग है तो यू कैन से दैट कि यार ये y है, x की जगह x है, तो ये tan थीटा की जगह √3 है। मींस बाय कंपेयरिंग हमें दिख रहा है कि tan थीटा इज √3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस बच्चों ये ध्यान रखना यहां पर कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में बोलता है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ वर्टिकल, और बच्चा यही आंसर लिख के जाता है। ये गलती नहीं करनी है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ वर्टिकल पूछेगा तो ये जो है एंगल, याद रखना बेटा, दिस इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ये तब से मैं 4 बार बोल चुका हूं, तो इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। एक ऐसा ही सवाल यहां पर मेरे सामने है, y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, और कहता है सर इस सवाल को देख के आप रेंज निकालो। देखो रेंज निकालने के लिए यहां पे 2 अप्रोच है, एक लेंथी एक बहुत सिंपल है। सिंपल वाला क्या है बताऊं? यार जैसे ही मुझसे किसी ने बोला रेंज,
तो रेंज का मतलब मुझे याद है कि x की वो वैल्यू जब y 0 होता था, अभी हमने चर्चा किया था कि जब y 0 हो जाए तब जो x की वैल्यू होती है दैट इज रेंज। तो बस हो गया ना बॉस, x की वैल्यू निकालनी है, बस y को 0, तो y को अगर मैं 0 प्लग इन करूं 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। और अब मेरे ख्याल से इसके बाद तो दिस इज ओनली मैथमेटिक्स, और ये आप बहुत ही आराम से प्लग इन करके सॉल्व कर सकते हो बेटा। x इज इक्वल्स टू 64/5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से किसी को कोई कष्ट कठिनाई होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। एक और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन मैंने लिया था, यहां एक रिजल्ट है, सुनिएगा। हां, क्वेश्चन है सर कि एक बॉल को हमने फेंका, बहुत शानदार, एक बॉल को हमने फेंका और ये बॉल ऐसे जाके गिर गई, और दिस इज योर हाइट h, एक कोई h हाइट की टावर थी, और बॉल को यहां से a से b जाने में जो टाइम लगा वो t1 लगा, और फिर b से c जाने में जो टाइम लगा वो t2 लगा, और क्वेश्चन में है सर h इज इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2 प्रूव करो। मैं मानता हूं पेपर में प्रूव नहीं आएगा, पेपर में ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कर लेंगे, लेकिन पहले हमें अप्रोच बिल्डअप करना है, ठीक है सर। तो ये एक सवाल है, यार एक बात बताओ, यहां से यहां जाने का टाइम t1 है, अच्छा हमें पूछा तो h है ना, h कैसे निकलता आप मुझे बताओ पहले। तो बच्चे बोलेंगे सर स्पीड तो दिया ही नहीं है, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि स्पीड तो दिया ही नहीं है, और एंगल भी नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो मानना पड़ेगा, मान लेते हैं सर, अज्यूम कर लेते हैं यू था ये थीटा था। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा h क्या होगा, तो आप बोलोगे सर h मींस y डिस्प्लेसमेंट, और अगर y डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो सारा डेटा भी y वाला प्लग इन करना पड़ता है, तो y वाली स्पीड u साइन थीटा, h तक जाने में जो टाइम है वो t1 है, माइनस हाफ जी, माइनस जी क्योंकि g नीचे की तरफ है, t1 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर t1 तो ठीक है, g तो ठीक है, ये u साइन थीटा का क्या करे सर, ये चीज तो पता ही नहीं है ना अपने को, u साइन थीटा तो पता ही नहीं है। तो मेरे बच्चे उसी के लिए आपको यहां पे देखो दिया, यहां से यहां t1, यहां से यहां t2, तो यार अगर ध्यान से देखें तो ये t1 प्लस t2 इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैन बी रिटन एज 2u साइन थीटा बाई जी। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये दिख रहा है तो देखो ना बेटा, u साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1 मिनट में, क्या आया, t1 प्लस t2 इंटू जी बाई 2। अब जैसे ही आप u साइन थीटा की जगह ये वाली वैल्यू प्लग इन करोगे, उसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उतना टाइम वेस्ट नहीं, हाफ जी t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर। तो अब आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि हां यार इसमें अब सारे टर्म्स वही हैं जो हमें डिराइव करना है। तो हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट को समझ में आया तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा लोगे। और मैं तो कहूंगा कि दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, तो मेरा क्या नाम है बच्चे कि इस रिजल्ट को याद ही कर लेते हैं, इसको याद कर लो। मैं हर रिजल्ट को याद करने नहीं बोलता, ये याद कर लो क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव, वैसे कैलकुलेटिव भी बहुत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो ना सर, हाफ जी t1 का स्क्वायर ये कट जाएगा, ये पहली वाली चीज कट जाएगी, सीधा आएगा h इज इक्वल्स टू हाफ जी t1 इंटू t2। तो बहुत कैलकुलेटिव भी नहीं है, आप इसको पेपर में कर भी सकते हो, लेकिन आपको क्लास के बाद बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट लगाते कैसे। देखो मेरे कॉन्सेप्ट लगाने से आपको चीजें नहीं आएंगी, समझ रहे हो मेरी बात को? तुमको चीजें बेटा तब आएंगी जब तुम उस कॉन्सेप्ट को एक बार अपने हाथ से लगाओगे कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, ये इसका मतलब है, ये इसका यूज है, फिर वो चीजें आपको पक्की हो जाएंगी, फिर उसमें आप कभी फंसने वाले नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा बॉस, यार एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए, ये बहुत शानदार सवाल है। कहता है एक बॉल को हमने यू स्पीड से फेंका, वेरी गुड, तो फेंका तो ऐसे ही जाके गिरा होगा। तो कहता है सर कि कुछ देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी ना, क्या कहता है ध्यान सुनना, कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे जा रहा था ये, तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल मतलब ये नहीं कि एंड में कहीं एक वेलोसिटी v होगी, उसके साथ ये एंगल 90 बना रहा था। मतलब जैसे आप समझो ये यहां से चला, u से आपने फेंक दिया ये थीटा एंगल पे, अब ये चला तो ये तो इनिशियल था, अब इसके बाद जो भी होगा वो फाइनल कहलाएगा। तो एक बार फाइनल यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो जब फाइनल वाला वेलोसिटी इनिशियल वाले के साथ 90 का एंगल बनाने लगा, आपसे पूछा है कि उस वक्त बताओ कि ये v की वैल्यू क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं वही कहता हूं कि क्वेश्चन कितना शानदार है ये तब पता चलेगा जब हम और तुम दोनों मिलके सोचेंगे। देखो भैया, को समझो, कई बार बच्चों को क्या लगता है कि टीचर को तो यार बहुत आता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं आता,
बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है। बातें क्या होती हैं समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या है? तो देखो इस सवाल में क्या है कि ये चीज समझना सबसे बेस्ट होता है कि ये कैसे सॉल्व होगा यार। देखो कहना बड़ा आसान है, क्वेश्चन क्या है, u ठीक है, v पूछा है, लेकिन v तब का बताना है जब ये उसके साथ 90 बना रहा है। सवाल करने के इसके 2-3 अप्रोच हैं, लेकिन देखो मैं वही कहता हूं ना कि हर सवाल कोई भी बन जाए प्रोजेक्टाइल का, कॉन्सेप्ट्स उसके पीछे वो 4-5 ही हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हाइट, मैक्सिमम, ये यही 5-6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा। यार एक बात बताओ, इसको करने का जो सबसे सिंपलेस्ट मुझे लगा तरीका वो ये लगा कि यार अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचूं तो मेरा दिमाग कहता है कि भैया अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा है, और ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है। और बच्चे अगर ये 90 माइनस थीटा है तो उस हिसाब से ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो मुझे यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया, v cos 90 माइनस थीटा। आप समझ रहे हो सारी लड़ाई किसकी है, कि मैंने वहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया v cos 90 माइनस थीटा, और ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो खैर u cos थीटा, और ये मुझे गिवन था क्योंकि कहता है क्वेश्चन में कि हमने इसको u स्पीड से फेंका है। तो अब तुम सोचोगे कि यार ये यहां का हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट क्यों निकाला, इनको आंसर याद है? भैया याद नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मेरा इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। तो अगर मैं ये बोल सकता हूं कि वहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा है, तो मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि इस पूरे की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। एंड cos 90 माइनस थीटा इज सिंपली sin थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, और लिखोगे तो बच्चों देखो v इज इक्वल्स टू u cot थीटा, और आपका 1 मिनट में आंसर आ गया। तो देखो यहां पर देखो, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज को सीखने में क्या, देखो फंडा जो है, मतलब साइंस हमें क्या सिखाता है कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस पे सवाल कुछ भी आए तो मतलब यही होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। यार कैसे इस सवाल को, कॉन्सेप्ट वही है, कैसे उसको इस फ्रेम में फिट करके आंसर निकाल दें, कितनी जल्दी से जल्दी सवाल बना लें, कितना प्यार से उसको सॉल्व कर लें। सारी बात इसी चीज की, जो ये कर लेता है वो जीत जाता है, वो सवाल उसके लिए बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन है बॉस। तो अब देखो एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है कि हमने एक चीज को u स्पीड से फेंका और 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, और उसके अगले 1 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, प्योरली हॉरिजॉन्टल। तो पहला सवाल पहला दिमाग में आया कि हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे है। तो मैंने बोला ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पे चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हर जगह इनिशियल हॉरिजॉन्टल के बराबर ही होती है, ये भी सबको क्लियर है। और यहां पे कह रहा था कि 2 सेकंड के बाद वो v जो भी वेलोसिटी है वो 30 डिग्री पे है। तो मैंने बोला चलो यार v है वेलोसिटी मान लो, तो हमें उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता है, वर्टिकल, ये सब डेटाज पता है यार। तो मेरे दिमाग ने कहा कि भाई यहां से यहां 2, यहां से यहां 1, तो मैं लिख सकता हूं कि 3 सेकंड जो है वो t/2 है, और t/2 है तो t होता है 2u sin थीटा बाई g। तो t/2 का मतलब हो गया बेटा u sin थीटा बाई g। g इज 10, तो u sin थीटा की वैल्यू तो देखो बहुत मजे मजे में आपकी 30 मीटर पर सेकंड। ये पहला काम तो सर हो गया। अब मेरे दिमाग ने कहा भाई यार जो v cos 30 होगा ना, x कंपोनेंट, वो पक्का u cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है सर कभी x कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता भाई। ओके, तो यहां से u cos थीटा जो है वो √3v/2 आ गया। अब मेरे दिमाग ने कहा लेकिन भैया आ तो गया, लेकिन ये v तो नहीं पता ना। तो अभी एक चीज और है सोचने का अपने पास, क्या कि इस पॉइंट पे ये वर्टिकल कंपोनेंट भी तो था। तो याद करो वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी को v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लिख सकते हैं। क्योंकि हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज y वाली प्लग इन कर देंगे। तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, v sin 30। y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी थी बोलो, u sin 30 माइनस g, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नीचे है, इंटू t, और यहां से यहां जाने का टाइम 2 सेकंड है। सही कर रहा हूं ना? ठीक है, u sin 30 नहीं यार, मेरा दिमाग नहीं, u sin थीटा, क्योंकि इनिशियल स्पीड है u cos और ये है u sin, ठीक है ना। तो कितना होगा बच्चों बताना यार, ये हो जाएगा v/2, u sin थीटा पूरा का पूरा 30 है, माइनस 20, क्योंकि ये g 10 20, तो 10 हो गया, तो v इज इक्वल्स टू 20 मीटर, v आ गया सर।
अब v आपका अगर 20 है तो यार 20 पुट करो, दिस इज योर 10√3। तो देखो मजाक मजाक में u cos थीटा भी आ गया, तो u cos थीटा आ गया, u sin थीटा आ गया, v सब आ गया। अब कोई हमें कहता है सर आप बताओ कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला कितना है, ये एंगल कितना है, ये थीटा। तो मैंने बोला यार अगर u sin थीटा को हम थोड़ा दिमाग लगाते हुए u cos थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है tan थीटा, और u sin थीटा को इससे डिवाइड करोगे तो बताओ 30/10√3 क्या होगा, 30/10√3 √3 होगा। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू √3 है तो थीटा आ गया 60 डिग्री। अब कोई हमसे कहते सर ये u कैसे निकालोगे, यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देखो 10th की मैथमेटिक्स है, u sin थीटा पता है, u cos थीटा पता है। अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें, देखो बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझो। और उधर हो गया 30 का स्क्वायर 900 और 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300, 1200 हो गया। तो u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 होगा, इज इक्वल टू 1200। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, यहां से आप u निकाल तो लोगे ना, बात समझ गए ना मेरी बात क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारा गेम है अप्रोच का, आप अप्रोच कैसे लगाते हो उस चीज को देखोगे तो क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा और क्वेश्चन में कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है सर, एक और सवाल है सुनना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो। कहता है सर एक ग्राउंड है और हमने यहां से एक बॉल को फेंका 30 डिग्री पे और यहां से एक बॉल को जी हमने फेंका है 60 डिग्री पे। हमने बोला बहुत अच्छा काम किया भाई, और कहता है जी सर दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना था, x था। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे आर प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम, मतलब इनको हमने इनको एक साथ ही फेंका है। तो एक बात बता दूं, अगर आप दो चीजों को एक साथ फेंकते हो, जैसे मान लो बेटा मैं 7:30 बजे घर से निकला, तुम भी 7:30 निकले, लेकिन तुम बाइक पे थे और मैं पैदल था और दोनों की मुलाकात 8 बजे हो गई, तो कोई पूछेगा कि भैया दोनों चले कितनी देर, तो हम बोलेंगे आधे घंटे ही चले बस, क्योंकि 7:30 निकले थे 8 बजे मिल गए। हाँ, लेकिन जो बाइक पर है वो ज्यादा दूर चला होगा क्योंकि वो बाइक पे था, और जो पैदल है वो कम चला होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो। तो सर, और यहां पे दे रखा है कि सर दिस इज u, इसको u से फेंका और इसको u/√3 से, तो दोनों को फेंका एक साथ है। और क्वेश्चन में बस इतना लिखा है सर कि बताइए टाइम क्या होगा x के टर्म्स में, टाइम व्हेन दे मीट। अब एक बार बताना यार, ये मिलेंगे तो पिक्चर कैसा बनेगा, सोचो। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और यहां पे आके कुछ मीट हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा बस, और तो क्या ही होगा, ऐसे ही मीट होगा। एक बार बताइए मिलेंगे तो कुछ दिखा आपको। मिलने का एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि मिलने का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेट सेम। देखो यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट जो इसका है वही इसका भी है, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है। लेकिन अगर ध्यान से देखें यार, तो यहां अगर दोनों मिले हैं तो ये x में x1 चला है और ये x में देखें तो x2 चला है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार अगर मिले हैं तो x1 प्लस x2 की वैल्यू तो x के बराबर हो गई। और x1 का मतलब हो गया यार इसका x डिस्प्लेसमेंट, तो x डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला वही होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस वो सारी चीजें x में होंगी। तो मैं लिख देता हूं यार x1 होगा u/√3 cos 30 इंटू t, क्योंकि दोनों एक साथ चले हैं, प्लस हाफ at स्क्वायर, वो वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि सर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। और इसका होगा बच्चों u cos 60 इंटू t प्लस उसका भी 0 हो जाएगा, दिस ऑल सम इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा √3/2 u/2t प्लस u/2t इज इक्वल्स टू x। तो ut इज इक्वल्स टू x, तो आप देख सकते हो आपका t आया कितना, x/u। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो मैं यही कह रहा हूं कि आप देखो, और ये चीजें कब आएंगी सर, ये चीजें आपको तब आएंगी समझ में जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। अच्छा एक बात और बताना, एक छोटी सी बात बताना, जैसे मान लो पेपर में गए और क्वेश्चन में पूछ दे कि सर वो पॉइंट बताइए वेयर वेलोसिटी इज मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी कहां होती है, एक बार बताओ यार। हर जगह पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आप भी बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहां पे केवल एक ही कंपोनेंट बचता है, वो है हाईएस्ट पॉइंट, और वहां पे केवल कौन सा कंपोनेंट बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जायज सी बात है कि जहां एक ही कंपोनेंट बचा वहीं वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी कहां होती है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना यार। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कहता है लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड यू। हम लोग गोलियां धनाधन 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 चला रहे हैं, और किस स्पीड चला रहे हैं सर, यू से, और यू से चारों तरफ गोलियां चला रहे हैं सर, बौछार हो रही है। तो कहता है सर फाइंड द मैक्सिमम एरिया कवर्ड। सुनना ध्यान से, मैं ऑप्शंस में नहीं जा रहा, मैं अभी कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं कि यार कैसे इसको करेंगे सॉल्व।
यार एक बात बताओ, गोलियां चला रहे हैं, यहां पे हमें डेटा में डेटा दिया है, यू दिया है बस, और थीटा नहीं दिया है, थीटा मानना पड़ेगा, मान लिए। यार एक बात बताओ, अगर ये गोली इधर चलेगी तो ये कितनी दूर जाकर गिरेगी? रेंज पे गिरेगी। फिर इधर भी, तो आपको नहीं लगता कि सर एक चारों तरफ एक सर्कल सा कवर कर लेगी? और जो ये सर्कल पे कवर करेगी, उस सर्कल का रेडियस जो होगा वो रेंज के बराबर ही होगा। तो एक बात बताओ, जो एरिया कवर्ड होगा, अगर मैं लिखूं कि जो एरिया कवर्ड होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और ये जो आर है वो रेंज का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां जो रेडियस होगा वो रेंज ही होगा। और रेंज होता है सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और इस पूरे का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ एरिया कवर्ड कितना आया? तो एरिया कवर्ड आपका आ गया गुरु पाई स्क्वायर यू की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी स्क्वायर। अब आपसे यहां पे पेपर में क्या बोला है? एरिया कवर्ड नहीं पूछा, आपको कहता है मैक्सिमम एरिया कवर्ड। तो जैसे ही किसी ने बोला मैक्सिमम एरिया कवर्ड बताओ, तो मैक्सिमम का मतलब मैं देख रहा हूं साइन है, तो वो मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम 1 होता है। मतलब एज सिंपल एज दैट, मैक्सिमम एरिया कवर्ड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर यू की पावर 4 बाई जी स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। मैं भरपूर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना सर कुछ ही देर में कि तुम बस। यार एक बात बताओ, u वेक्टर दे रखा है 6i प्लस 8j, u वेक्टर दे रखा है 6i प्लस 8j, g की वैल्यू है 10 मीटर, सही है। तो पूछा है सर फाइंड द रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यार एक बात बताओ, ऐसे लिखने का मतलब हमें वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी दे रखा है और हमें इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, यही तो मतलब हुआ बच्चों। और अब हमसे कहता है भैया रेंज बताओ, तो रेंज का फॉर्मूला हम या तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखें, या फिर मैंने बताया था 2 इंटू यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा का मतलब एक्स कंपोनेंट, यू साइन थीटा का मतलब वाई कंपोनेंट, और नीचे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। तो यहां पर तो भैया आपको थीटा फीटा का चक्कर ही नहीं है, यहां तो सीधा सीधा एक्स कंपोनेंट ही दे रखा है, सीधा सीधा वाई कंपोनेंट ही दे रखा है, डिवाइडेड बाय जी, जी 10 हो गया, 2 5 10, 8 6 48, 48 बाई 5 मीटर। क्वेश्चन इज सॉल्व। और मैंने आपको अभी बताया था कि थीटा कैसे निकलेगा यार, फिर वही बात। तो tan थीटा क्या होता है बताओ? तो सर ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है u sin थीटा, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है u cos थीटा। तो अगर हम sin को cos से डिवाइड कर दें, तब से यही पढ़ा रहा हूं, अगर हम u sin थीटा को u cos थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है tan थीटा। तो ठीक है ना, tan थीटा निकालने के लिए u sin को u cos से डिवाइड कर दो, तो u sin मतलब y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट तो 8 है और x कंपोनेंट तो 6 है। तो कितना हो गया? 2 4 8, 2 3 6, 4/3 थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये 53 डिग्री आपको याद रखना होगा बॉस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैंने बेसिक्स की वीडियो में पढ़ा रखा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये 3/4 होता तो 37 डिग्री होता, 4/3 है तो 53 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। ओहो, रेंज देखो, वर्ड्स को पकड़ो सर, वर्ड पकड़ लिए तो जीवन सफल है। रेंज इज सेम व्हेन हाइट्स आर h1 एंड h2। यार इस लाइन का मतलब क्या है, पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। ये क्या है बताओ यार? रेंज इज सेम व्हेन हाइट्स आर h1 एंड h2, तो कुछ रिलेशन लाना है r और h1 और h2 के बीच में। एक बात बताओ, रेंज सेम है लेकिन हाइट दोनों केस में अलग अलग है, इसका मतलब कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। अरे एक बार किसी ने थीटा पे फेंका होगा तो ऐसे गया होगा, एक बार किसी ने थोड़ा ऐसा फेंका तो ऐसे गया होगा। रेंज दोनों केस में सेम है लेकिन थीटा अलग रहा होगा, क्योंकि थीटा अगर एक ही होता तो फिर हाइट दोनों केस में सेम ही होती। लेकिन रेंज जो सेम बोला है ना, ये इस बात का इशारा है कि अगर एक एंगल थीटा रहा होगा तो एक 90 माइनस। यहां से मैं समझ गया, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट याद है कि रेंज सेम तब हो सकता है अगर फेंकने वाला सेम स्पीड से फेंके, लेकिन दो एंगल का चॉइस होता है उसके पास जिस पे रेंज उसको सेम मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं अगर उसने थीटा पर फेंका होगा तो h1 की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और h2 का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर, क्योंकि स्पीड सेम है बट एंगल इज साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और बेटा 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये तो आप लिख ही लोगे। और रेंज दोनों केस में सेम है, तो रेंज तो भैया बहुत बल्ले बल्ले u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा
कॉस थीटा बाई जी। ये तो आपको याद होना चाहिए। ये H1 है, ये H2 है, वो रेंज है। अगर थोड़ा सा दिमाग देखो यार, तो आपको ऑप्शन में ना H1 H2 के टर्म्स में प्रोडक्ट के ऑप्शन थे, तो आप भी प्रोडक्ट कर लो यार। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बताना बेटा जरा, इनको प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर दो बार है। चलो लिखता हूं मैं, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यही चीज है देखो आप ध्यान से, डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। यार यहां तक तो सबको समझ रहा है कि यही चीज लिखा हुआ है। अब एक बार बताओ मुझे, रेंज से रिश्ता देखो यार, यू स्क्वायर आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, यार यहां पे 2 है। एक बात बताओ, अगर मैं स्क्वायर के अंदर अपने मन से एक 2 डाल भी दूं, तो 2 डालने का मतलब बेटा 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपने मन से डाला, तो यहां नीचे में भी 4 लगा दो। अरे भैया आप अपने मन से कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो ना। मैं बता रहा हूं, मुझे H1 इंटू H2 का रिश्ता रेंज के साथ बनाना था, तो मैंने बोला यार यू स्क्वायर मिल गया, साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, पूरे का स्क्वायर है वो ठीक है, यहां पे एक 2 की कमी है, मैंने अपने मन से 2 डाला, लेकिन चूंकि ये पूरे का स्क्वायर था तो 2 डालने का मतलब 4 मिला, तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब मैं कह सकता हूं कि ये H1 इंटू H2 जो है वो ध्यान से देखो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब रेंज का स्क्वायर है, और नहीं रेंज तो सॉरी नीचे में भी आ गया ना सर, ये जी स्क्वायर। तो ये पूरी चीज रेंज किसको कहेंगे बेटा, ये देखो ये पूरा आपको रेंज मिल गया। ध्यान से देखिए, हां यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रेंज स्क्वायर बाई 16, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 4 रूट H1 H2। कैलकुलेशन देख लो, सही होगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन यही था। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो मुझे डाउट, कुछ कैलकुलेशन देख लो यार। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से सही लग रहा है मुझे, हाँ सही ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है सर, तो ये हो गया, सही है मेरे ख्याल से, सही है। कैलकुलेशन का पार्ट होगा देख लेना आप लोग। अच्छा अब बढ़ते हैं सर, एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखो सर मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कोई मुझसे पूछे भाई कुछ नहीं होता। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज सिंपली अ प्रोजेक्टाइल, बस उसमें बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं। मतलब अगर कोई मुझसे बोलता है कि सर एक टावर है और यहां से एक लड़के ने बॉल को थीटा पर ना फेंक कर ऐसे फेंका और ये बॉल ऐसा गिरा, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पाथ इसका भी कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। बस मैं अगर इसकी एनालिसिस लिखूं तो देखो लिखता हूं, क्या बोला था बेटा, एक बार एक्स में एनालिसिस और एक बार वाई में। बोलो सर, एक्स में इसकी स्पीड क्या है इनिशियल, सर एक्स में इसकी इनिशियल स्पीड यू है, लेकिन वाई में इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, क्योंकि सर ये ओब्लिक नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल फेंका ही गया है, तो वाई में इनिशियल स्पीड 0 है। एक्स का एक्सेलरेशन, सर आपने बोला एक्स का एक्सेलरेशन तो 0 ही होता है, और वाई का एक्सेलरेशन प्लस जी। बेटा प्लस जी क्यों, क्योंकि आपने इसको फेंका भी नीचे ही है और ग्रेविटी भी नीचे ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब ग्रेविटी इसको तेज चलाएगी, इसलिए प्लस जी। और पिछले सवाल में आपने फेंका ऊपर था और ग्रेविटी नीचे थी, वो ग्रेविटी इसको रोक रही थी, इसलिए माइनस जी। तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन 0 मतलब ये स्पीड वही हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वही सर ये वाली स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, सब वही चीज है सर। और आपने इसको फेंका किस टावर से, मान लीजिए H। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे ये H पूछूं, चाहे मान लीजिए मैं आपसे ये टाइम पूछूं कि बेटा कितनी देर में ये चीज यहां से यहां आके गिरेगा। अच्छा चलो मैं बताऊं, मान लो मैंने पूछा बेटा टाइम बताओ, तो पूछूंगा कुछ भी, लेकिन तरीका क्या है बताइए। तरीका यही था कि सर या तो हमें एक्स में एनालिसिस करनी है, हमें वाई में करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टाइम बताओ, तो तुम ये बोल सकते हो कि सर ये उतने टाइम में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अपनी टोटल जर्नी में इसका वाई डिस्प्लेसमेंट एच है, क्योंकि यहां से चला था और ऐसे 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 जाके यहां गिरा, और जहां गिरा तो देखो सर वाई डिस्प्लेसमेंट इज एच, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी में उसका वाई डिस्प्लेसमेंट एच है। ओके तो y का फॉर्मूला लगाना है, मतलब तो y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बस सारा डेटा y का, तो y इज इक्वल टू यूटी, चूंकि y की बात कर रहे हैं तो 0t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यार t का फॉर्मूला नहीं आ गया, √2h बाई जी। मान लो आपसे भाई साहब मैं पूछूं रेंज कितना है, रेंज क्या होता है बताइए, रेंज इज द x डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। तो रेंज का मतलब यार बेसिकली वी हैव टू फाइंड x, और मेरे को पता है मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, x कैसे निकलता है बेटा बताना। सर कोई नहीं, x निकालने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बस कौन सा, x निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
बस हमें सारी वैल्यूज x की प्लग करनी है। बोलो x में u कितना है, u ही है। टाइम कितना लगता है टोटल जर्नी में, रूट 2h/g, और x का एक्सेलरेशन वैसे भी 0 होता है, तो दिस इज द x डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द रेंज। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। समझ रहे हो मेरी बातों क्या? दिस इज द अप्रोच यार, दिस इज द अप्रोच। एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक स्टेयर केस है जिसकी सीढ़ियां h हाइट है और उसकी चौड़ाई b है। तो ऐसी कुछ सीढ़ियां होंगी सर, बहुत सारी होंगी, यहां पे मुझे नहीं पता कितनी है, ऐसे कुछ दे रखा है। और कहता है देयर आर n स्टेप्स, और सबकी हाइट सीढ़ियों की h है। ऐसी बहुत है, ये 4 नहीं है, बहुत है, n स्टेप्स है, और ये चौड़ाई जो बेटा ये b है। तो कहता है जी हमने एक बॉल को यहां से फेंका था ऐसे, और जी जब हमने इस बॉल को ऐसे फेंका तो ये बॉल नहीं समझते, अगर हमने किसी चीज को ऐसे मारा टक तो सीधा गया, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अब कहता है जी जब चला था तो ये जाकर के इसको इस सीढ़ी के स्टेप पे गिरा, एंड दैट वाज द nth स्टेप। हमने बोला चलो ठीक है भाई, nth स्टेप पे जाके गिरा। तो कहता है सर बताइए n की वैल्यू क्या होगी जो गिवन डेटा है उसके टर्म्स में। गिवन क्या क्या बेटा, h है, b है, u है। मैं इतना पूछता हूं, आप लोग मुझे सारे बच्चे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये कितना हाइट ट्रेवल किया, तो तुम बोलोगे सर एक सीढ़ी की हाइट h है, h h h h h nth स्टेप पे गिरा है, मींस y डिस्प्लेसमेंट इज nh। और अगर आपको हाइट पता है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला था, √2h/g, एज सिंपल एज दैट, निकल गया। और मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इसका रेंज कितना है, तो आप बोलोगे सर रेंज इज द x डिस्प्लेसमेंट, और x डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम में u इंटू टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज √2nh/g, और x का एक्सेलरेशन तो 0 होता है। और मैं आपसे बोलूं बेटा यहां पर जो रेंज है वो कितना है, तो तुम बोलोगे यार एक सीढ़ी b है, तो b b b b b n स्टेप्स के बाद गिरा है, तो इसका रेंज nb है। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है, nb इज इक्वल टू u इंटू √2nh/g। अब बेटा आपको n निकालना है तो बहुत सिंपल है कि आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, n² b² इज इक्वल टू u² 2nh/g², और बस n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, n की वैल्यू हो जाएगी ये भी n ही है ना, सॉरी ये भी तो n ही है ना, तो ये n से ये n कट जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2u²h/g²b²। देखो आप लोग ना इस सॉल्यूशन को मत देखो यार, इसमें अप्रोच देखोगे क्या। देखो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में रेंज नहीं दिया, आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, इसमें क्या कह दिया, ये नहीं बोला बॉल कहां से फेंका, इसमें लैंग्वेज के साथ थोड़ा प्ले किया कि हमने एक बॉल को ऐसे फेंका, तो समझ जाओ हॉरिजॉन्टल है। वो बॉल जाकर के nth स्टेप पे गिरा, तो ऐसे फेंकने पे nth पे गिरा मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब nth पे गिरा, हर सीढ़ी की हाइट h है, तो h h h h h, अच्छा उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट nh है। वो यहां से कितनी दूर गिरेगा, तो हर सीढ़ी की चौड़ाई b b b b b b, अच्छा nb है। मतलब इनडायरेक्टली हमें रेंज भी दे रखा है और हाइट भी दे रखा है, तो हाइट से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और रेंज दे रखा है nb, तो रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व किया तो आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है। A projectile is projected horizontally from the top of a tower। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक प्रोजेक्टाइल को भाई साहब कहता है बड़े खूबसूरती के साथ हमने यहां से 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका। ये काफी है कहने बताने के लिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अब कहता है सर फेंका तो फेंका, इट हिट्स द ग्राउंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। लो भाई यहां से गया और ऐसे जाके गिरा। कहता है जहां पे ये गिरा ना वो ऐसे वेलोसिटी ये थी, तो इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, ये 45 डिग्री पे हिट कर गया। तो कहता है इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है भाई साहब क्या होगा, मतलब हमसे यहां पर इस वेलोसिटी को नहीं पूछा, ये मान लो v है, तो हमसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, मतलब हमसे ये वाला v डैश पूछा है। तो मैं ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी बेसिक्स पे चलूंगा। मेरी बेसिक क्या कहती है, मान लो भाई यहां पे ये v पे हिट किया, तो मुझे पता है कि इसका x कंपोनेंट v cos 45 होगा,
और मुझे यह भी पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कभी चेंज ही नहीं होता बॉस, तो ये तो 18 के बराबर ही होगा। मतलब v इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 18। तो जो v होगा वो कितना होगा बच्चों, 18√2। देखो v आ गया मजे मजे में, और v आ गया तो आपसे पूछा है सर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो बताना बच्चों यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है। अगर ये v cos है तो ये v sin है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v sin 45। कभी कभी एग्जाम में साइन का भी खेल खेलते तो माइनस v sin 45, क्योंकि नीचे की तरफ है। हो गया सर, माइनस v इज 18√2 एंड दिस इज 1/√2। क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है सर, कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब देखो नीट में क्वेश्चन था, एक नीट का पीवाईक्यू कहता है, नीट वालों ने कहा दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया, कितना लिखा है बेटा इन्होंने, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 5t माइनस 2t², और वाई कोऑर्डिनेट इन लोगों ने बोला है 10t। बहुत शानदार, दो बातें इन्होंने बोल दी। कहता है सर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। यार एक बात बताओ, ये सवाल तो अपने आप में ही सॉल्व है। क्यों बेटा, साफ साफ दिख रहा है 2D का सवाल है, तो x डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, dt/5 हो जाएगा माइनस 4t, और y कंपोनेंट होगा 10। मेरे ख्याल से यार यहां किसी को दिक्कत नहीं होगा, डिफरेंशिएट सबको आता होगा। बताओ बेटा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर, y एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। और इसको अगर डिफरेंशिएट करें सर तो x वाला जो एक्सेलरेशन है वो होगा, ये 0 होगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार ये तो y का 0 है और x का -4 है, मतलब x का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, उसको टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नीट 2017 का सवाल था सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है, ये बड़ा शानदार सवाल है, सुनना सर, बड़ा अच्छा नीट का ही सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 bullets are fired from the buildings of 100 मीटर अपार्ट एंड सेम हाइट। यार दो बिल्डिंग है, सुनना ध्यान से, और दोनों बिल्डिंग की कमाल की बात है हाइट सेम है बॉस, और ये फासला 100 मीटर का है, और हाइट दोनों की कितनी है, 200 मीटर। देखो यही कहता हूं ना, फिजिक्स में अगर आप एक भी लेक्चर, मेरी पिछली लेक्चर आपने नहीं देखी, छोड़ दी, और इस लेक्चर में आके बैठ गए तो भैया गड़बड़ होगा। लेक्चर मत मिस करो, लेक्चर मिस करोगे तो फिर भाई आप खुद देखो। और कहता है भैया दोनों को हमने 25 मीटर, यहां से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल बॉल फेंका 25 मीटर पर सेकंड से, और बेटा हमने यहां भी एक फेंका 25 मीटर पर सेकंड से। कहता है गुरु वेयर द 2 बुलेट्स विल कोलाइड व्हेन द 2, जो भी पूछा, पहले बात पे आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले पिछले लेक्चर में रिलेटिव मोशन पढ़ाया था। रिलेटिव में क्या बोला था याद है, कि जब भी कभी दो बॉडीज चलती हूं तो ग्राउंड से बैठ के ऑब्जर्वेशन करना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यार ग्राउंड से अगर तुम बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना तो तुमको दोनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चल रहे हैं। उससे अच्छा होता है किसी एक की फ्रेम में बैठ जाओ। तो एक बात बताओ बेटा, दोनों की मुलाकात होगी तो पिक्चर तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं एक काम करता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच की क्या होगी, तो आप बोलोगे 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि सर रिलेटिव जब उल्टा होते हैं ऐड होते हैं। और अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, सुनना, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्या समझो, कि यार मैंने बोला था कि जब दो लोग चलते हैं तो किसी एक की फ्रेम में घुस जाओ। मान लो मैं इसकी फ्रेम में घुस गया, तो ये तो खुद को रेस्ट में मान के चलेगा ना, और इसको केवल वो चलता दिखेगा। तो क्या लगेगा कि जब दोनों टकराए हैं तो इसको लगेगा कि वो वाला बंदा मुझ तक चल के आया है। तो मतलब कि सर अगर ये खुद को रेस्ट में मान के इसको देख रहा है तो इसको लगेगा कि कोलिजन तब होगा जब ये यहां से यहां तक आएगा, मींस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसको 100 मीटर दिखेगा। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा सर डिस्प्लेसमेंट बाय 52 मीटर पर 2 सेकेंड्स। और टाइम में यही तो खूबसूरती है कि टाइम का फ्रेम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है सर, कोई भी फ्रेम हो कुछ भी हो, भाई टाइम को कोई लेना देना नहीं है। बोलिए हो गया सर। और कहता है सर वेयर द 2 बुलेट्स विल कोलाइड, वेयर की तो भाई बहुत आसान है, बताओ सर, टाइम हमें पता चल गया भाई, तो बताओ सर 2 सेकंड में कोई एक बॉल को पकड़ो, बताओ ये यहां से कितना नीचे आया होगा। चलो इसी का y निकालते हैं, y इज इक्वल टू u। अब y की बात करें तो सब कुछ y का लेंगे, तो y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम तो 2 लगा, प्लस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अच्छा तो y आपका आया बेटा 20 मीटर, तो मतलब ये यहां से 20 मीटर नीचे आ चुका होगा। तो एक बार बताओ सर, अगर ये यहां से 20 मीटर नीचे आ चुका होगा तो धरती से अभी भी इनकी हाइट क्या है। तो अगर ग्राउंड से कोई मुझसे पूछेगा हाइट बताओ,
तो मैं बोलूंगा सर फ्रॉम द अर्थ दिस विल बी 180 मीटर। मतलब ये सवाल का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, कितना छोटा सॉल्यूशन हुआ, आप समझ पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब कोई पेपर आपको ये थोड़ी कहने आएगा कि सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है और ये रिलेटिव से करो, ऐसा कोई नहीं कहता है सर। ये आपको जज करना पड़ेगा कि ये किससे करना है पेपर में, और उसी के लिए आपको कॉन्सेप्ट टीचर के सुनने चाहिए। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है कि एक मास को हमने फेंका और वो जाकर के ऐसे लैंड कर गया 45 डिग्री पे, तो कहता है चेंज इन मोमेंटम। यार बड़ा सिंपल, एक बात बताओ, ये हमने यू से फेंका और मैंने आपको बताया था कि अगर यू से फेंकोगे तो लैंड भी करेगा सेम लेवल पे, तो यू से ही करेगा। तो एक बात बताओ बेटा, और ये एंगल 45 है, तो मैंने बताया था कि ये भी 45 ही होगा। कुछ देर पहले ही मैंने चर्चा किया था कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में जहां सेम लेवल पे प्रोजेक्शन होता है, जो कॉपी पेस्ट होता है। तो एक बात बताओ सर, यहां वाली एक्स की वेलोसिटी तो यू कॉस 45 है, और आपको पता है कि यहां भी एक्स वाली वेलोसिटी तो यू कॉस 45 है। तो आप बताओ मुझे एक्स डायरेक्शन में चेंज कुछ आया है? आप इतना बताओ। मान लो इसका मास m है, तो मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स बताओ, आप बोलोगे 0, क्योंकि यार एक्स में पहले भी इधर ही जा रहा था, अभी भी इधर ही जा रहा है, क्या ही चेंज है। लेकिन हां, अगर आपसे पूछूं बेटा चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई बताओ, तो आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ बेटा, फाइनल मोमेंटम इसका नीचे की तरफ है, मानता हूं कि है वो u cos 45 ही, लेकिन नीचे की तरफ है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस एम यू cos 45। और इनिशियल मोमेंटम इसका अगर ध्यान से देखो तो ये ऊपर की तरफ है, u cos नहीं u sin, ये ऊपर की तरफ है, तो आप यहां क्या बोलोगे बताओ? कि ऊपर का मतलब प्लस एम यू साइन 45। तो ध्यान से अगर देखा जाए बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम माइनस 2 एम यू साइन 45 है ना, सोच के देखो ना। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स में तो नहीं हुआ, लेकिन वाई में हुआ। और देखो मुझे कैसे पता चला कि यहां यू है तो यहां भी यू होगा, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम लेवल वाले सवालों में जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से लैंड भी करता है, और यहां का एक्स यहां के एक्स के बराबर होता है, बस वाई बदल जाता है, और बस उसी का हमने फायदा उठाया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है भाई साहब, एक पार्टिकल 2,3 पे था, और जब ये 2,3 पे था तो टाइम कितना हो रहा था भाई साहब? 0। अब कहता है सर ये 6,7 पे पहुंचा एट 2 सेकेंड, 6,7 पे पहुंचा एट 2 सेकेंड्स, और फिर कहता है 13,14 पे पहुंचा एट 5 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन है बॉस, फाइंड इस पूरे बीच में एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यार, जिस बच्चे को एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा, बताओ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, आप मुझे बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका क्या था, आप ये बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है बेटा, मेरी बात समझना। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है आप बताओ? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, रास्ता क्या है। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यार 0 पे यहां था, कैसे भी जाए मुझे क्या फर्क है, 5 पे यहां है, दिस इज द फाइनल पोजीशन 13i प्लस 14j, दिस इज द इनिशियल पोजीशन 2i प्लस 3j। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी एक्चुअली फाइनल माइनस बीच वाले से कोई फर्क नहीं। बताओ बेटा कितना होगा? ये होगा 11i और ये होगा 11j, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और टाइम 0 to 5 है तो 5 सेकेंड बॉस। अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछूं तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर रूट अंडर 2 टाइम्स 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 रूट 2 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 11 रूट 2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। होपफुली यही आंसर होगा। मेरे पास सामने आंसर तो नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो क्या आंसर होगा बेटा? अगर वेक्टर फॉर्म में मुझसे ये एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होगा 11i प्लस 11j, सही कर रहा हूं ना, बाई 5, यही होना चाहिए 11i प्लस 11j बाई 5। क्योंकि सर कॉन्सेप्ट समझो ना, वेलोसिटी क्या होती है इसको समझ गए तो समझ गए। एवरेज वेलोसिटी पूछा, एवरेज स्पीड नहीं पूछा। एवरेज स्पीड पूछता तो फिर अगर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया तो सारा डिस्टेंस लेना पड़ता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बीच में क्या हो उससे हमें क्या मतलब है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन।
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी वेक्टर। वैल्यू पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल के टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है और ये एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर है। ठीक है, तो एक क्लास और रखेंगे सर्कुलर मोशन की, उसके बाद हम लोगों का शुरू हो जाएगा एनएलएम एंड फ्रिक्शन। तो आप इसको कंप्लीट करिए और इसके बारे में नीचे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट होगा और बाकी प्यार से पढ़ते रहिए। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसके बाद लगा जाओ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।